जो भी गाड़ी के ऑनर थे उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो इनिशियल पिकअप का है ना, वो थोड़ा-सा आपको फ़ील करवाता है कि थोड़ा-सा आपको रुकना पड़ेगा। मिनी एसयूवी इसको लोग बोलते हैं, बट आप इसके जब सीट पे बैठोगे तो आपको ये फ़ील कराएगी कि आप किसी बड़े गाड़ी पे बैठ रहे हो। माइलेज को लेकर मैंने बात करा था सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने बताया कि हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। सो आज की इस ऑनर्स रिव्यू में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो एसयूवी की जिसका नाम टाटा पंच है। एंड इसको लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं, गाड़ी माइलेज कितने रहती है, परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, एज वेल एज ऑनर को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है अनुज्ञा, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। सो वेलकम टू द कार डायनेस्टी सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने टाटा पंच को इस सेगमेंट के अंदर क्यों कंसिडर किया? टाटा पंच एक्चुअली मेरे घर में ऐसा था कि टाटा पे काफ़ी फेथफुल है मेरा फैमिलियर में, और ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ जैसे टाइगोर है, और अभी रिसेंटली टाइगोर आया था, मतलब उसके बाद एक टियागो है, 2 ऑलरेडी हैं उनके, तो ऑलरेडी फैमिली में फेथफुल रहा है ये। तो और उस टाइम जब मैंने पंच को मतलब सेलेक्ट किया था, उस टाइम ये वेटिंग पे चल रहा था, तो ऑलरेडी कुछ मतलब फेथफुल रहा है फैमिली में ऑलरेडी आफ्टर ऑल, सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस टाटा पंच। ऑलराइट। और बेसिकली आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी जो कि टाटा पंच अभी करेंट में फुलफिल कर रही है? ऐसा है कि एक्चुअली जब मैं ऑलरेडी मैं तो इसके पहले डिज़ायर चला रहा था मैं, तो डिज़ायर क्या है वो जो भी फैमिलियर गाड़ी में आती है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जब ये मैंने देखा था टाटा में, तो ये एक मतलब ऐसा है कि जब आप इसके सीट पे बैठते हैं ना, तो आपको ये ऐसा फील होता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। मिनी एसयूवी इसको लोग बोलते हैं, बट आप इसके जब सीट पे बैठोगे तो आपको ये फील कराएगी कि आप किसी बड़े गाड़ी पे बैठ रहे हो। और जब आप इसको चलाते हैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं आप। तो ये एक्सपीरियंस मेरा रहा था जब मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरे पास टियागो टाइगोर थी, तो उस रेंज में मैंने गाड़ी चलाई हुई थी जो कि थोड़ी शॉर्ट में आती है। बट इसका जो मेरा लेने का रीज़न मेन वही था कि इसमें मतलब एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था इसका, तो इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया था टाटा पंच के लिए। तो ऑलराइट। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी इन शॉर्ट में ये टाटा पंच की कौन सी वेरिएंट है, आपने कब ली और अभी तक कितना ड्राइव कर लिया है? वेरिएंट ये तो डीजल पैक है, एकम्प्लीश का डीजल पैक इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट थे। जब मैं मतलब शोरूम में गया था इसके रिक्वायरमेंट के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो काफ़ी सारे मतलब उसमें कुछ एकम्प्लीश में आए थे, बट ये सेकंड टॉप मॉडल है जो कि एकम्प्लीश का आता है। इसके बाद एक हायर टॉप मॉडल है या क्रिएटिव जी, तो इसमें डीजल पैक में पूरा एकम्प्लीश मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारा उन्होंने फुलफिल करके ही दिया था। तो ये इसका मतलब मॉडल का नाम हो गया एकम्प्लीश डीजल, और अभी तक मैंने इसको एक्सपीरियंस वाइज आई थिंक 5000 किलोमीटर तक मैंने चला लिया है। ऑलराइट। और लिए हुए कितने समय हो गए इसे? इससे मैंने लिए हुए आई थिंक 4 या 5 महीने हो रहे हैं, मतलब अभी शायद ये 6 मंथ चल रहा होगा इसका। और इसके बाद मैं बात करूँ इन सिटी और हाईवे, अभी तक आप इससे क्या फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं एंड मैक्सिमम माइलेज भी कितना निकाला हुआ है? माइलेज की अगर बात करूँ तो अभी जैसे मतलब 5000 जैसा मैंने बताया आपको चलाया, तो अभी सेकंड सर्विसिंग इसकी होनी है। तो अभी फर्स्ट सर्विसिंग इसकी हो चुकी है, जो कि आई थिंक 1000 पे करवाना पड़ा था, 1000 से 3000 जो करवाया था। तो उसके बाद अभी ये सेकंड सर्विस के लिए अभी अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो ये सिटी में मुझे अभी 14.5 की दे रही है, और अगर माइलेज जीटी रोड पे ले जाता हूँ, हाईवे पे अगर जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ओवरऑल मिलता है बेन की 1670 तक गया है वो, क्योंकि उसकी फर्स्ट सर्विसिंग हुई है। सर्विसिंग माइलेज को लेकर मैंने बात करा था सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने बताया कि इसका पिकअप से थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, तो मे बी 20 तक उन्होंने बताया था हाईवे पे, और 18-16 का उन्होंने बताया था सिटी राइड में आपको ये मिलेगी, तो उसमें भी वो मिल रहा है वैसा। मे बी अभी सेकंड सर्विसिंग होगी तो उसकी फिर बढ़ेगी फिर बाद में। या कंपनी भी 20 kmpl की माइलेज क्लेम करती है एंड माइलेज अभी आपको ओकेज मिल रही है? या ओके, मतलब उसके ओवरऑल वहाँ तक जा रही है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी इनिशियल टॉर्क वगैरह थोड़ी सी अच्छी नहीं है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आता है इसको। हाँ, तो कितना रिफाइनमेंट फील होता है इसके इंजन से? हाँ, अगर पिकअप की बात करें तो पिकअप नो डाउट काफ़ी अच्छा है इसका पिकअप, बट हाँ, जहाँ पे अगर मैं ओवरटेक की अगर बात करता हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इवन अगर मैं अगर ओवरटेक किसी गाड़ी से ले रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा फील होता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल पिकअप में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। और भी मैं मतलब सर्विस सेंटर में गया था, तो और भी मैंने गाड़ियों से मतलब जो भी गाड़ी के ऑनर थे उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो इनिशियल पिकअप का है ना, वो थोड़ा सा आपको फील करवाता है कि थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। बट ऐसे अगर पिकअप की बात करें तो वो पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चलाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, पिकअप आ रहा है।
चूँकि ये पेट्रोल सेगमेंट की गाड़ी है तो थोड़ा सा आप अगर आप डीजल में जाते हैं या फिर जैसे अगर आप बलेनो लेते हैं या फिर तो उसमें आपको पिकअप का कोई दिक्कत नहीं होता है। इनिशियल पिकअप वो तुरंत लेती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंस्टेंट पिकअप के लिए थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा सी दिक्कत होती है। या यू आर राइट, मैंने भी कई ओनर से सुना है कि इनिशियल पिकअप में थोड़ी सी लैग करती है टाटा की इंजन, थोड़ी सी है तो इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता वो है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट आप देखिएगा कोई भी गाड़ी जो भी है आप अगर लेते हैं तो उसमें ऑल राइट जो भी फीचर है वो आपको वैसा नहीं मिलता है। इवन आप अगर रेंज रोवर पे भी जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा मतलब किसी ना किसी चीज़ की कमी आएगी फिर। Yeah. बट ओवरऑल अगर आप मीडियम क्लास की बात करें, अगर मीडियम क्लास के अगर आप ऑनर हैं तो उसमें आपको ये सारी कुछ इनिशियल पिकअप को अगर साइड कर दिया जाए तो बाकी सारा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके आप अगर सोचते हैं कि ये गाड़ी मैंने वर्थ कर ली है, ऐसा कुछ ये नहीं है। या तो इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल मुझे मतलब एक इनिशियल पिकअप को छोड़ देते हैं तो बाकी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे है, मतलब जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। या इसके अलावा आपने कौन कौन से ऑप्शंस को देख रखा था टाटा पंच के अलावा? टाटा पंच में मेनली अभी क्या था कि जैसे कुछ रिलेटिव्स या फिर मेरे मतलब जो भी जान पहचान के थे उनसे मैंने बात करी थी या फिर मैंने यूट्यूब पे भी वगैरह सर्च किया था, तो और भी जैसे गाड़ी मतलब ऑलरेडी मैंने बताया कि घर में मतलब फैमिली जो डिज़ायर वगैरह थी ऑलरेडी पहले से, तो उसके बाद मैं कुछ चाहता था कि कुछ एसयूवी टाइप की गाड़ियाँ मतलब देखूं, तो इसलिए मैं फिर और टाटा में क्या है कि अभी मतलब इसकी जो रेटिंग है फैमिली के हिसाब से वो मतलब ग्लोबल इंडस्ट्री में इसका 5 रेटिंग आता है। करेक्ट। तो फैमिली के हिसाब से भी देखना था, मतलब सेफ्टी एयर गाड़ी हो, तो इस वजह से चूँकि मारुति में क्या है कि आपको कुछ मतलब मिलते हैं मतलब माइलेज वगैरह मिल जाता है, बट उसमें क्या है कि अगर आप मारुति की गाड़ी को देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको रेटिंग फीचर थोड़ा सा कम हो जाता थोड़ी है, सी कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है। सो इसलिए मतलब और ये इस गाड़ी को जब मैंने देखा था या ट्राइल ड्राइव मैंने ले तो मेरे जो भी फुल रिक्वायरमेंट्स है वो सारे इसको फुलफिल कर रही थी, ठीक है। बट हाँ ठीक है, उसमें जो भी या फिर आपको मतलब लग्जरियस का हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा सारा फुलफिल हो रहा था जिसके कारण मैंने इसको सेलेक्ट किया था। ओके, ऑलराइट। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने 5000 किलोमीटर अभी तक ड्राइव कर लिया, इतना सफिशिएंट होता है एक कार को समझने के लिए, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूँगी अभी तक कैसा फील हो रहा है इसे चलाने के बाद? या फीलिंग में जैसा मैं बताऊं, मैंने आपको अभी जैसे बताया आपको अपूर्वा कि ये क्या है कि जब आप इसको चलाते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि आप अगर ड्राइव करते हैं ना तो आपको जैसे कि इसका मतलब जो क्या बोलते हैं इसका जो लेयर है वो आप ही मतलब आपको बड़े गाड़ियों का ये फील देता है। जैसे मैंने और भी गाड़ियाँ चलाई हैं बड़े गाड़ियों में, जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी जैसे टाटा स्टॉर्म हो गया या फिर उसकी जो पहले आती थी सफारी मैंने चलाई है, तो आप या फिर स्कॉर्पियो होता है, तो इसमें क्या है ग्राउंड क्लियर्स की मैं बात करूँ तो इसका ग्राउंड क्लियर्स काफ़ी अच्छा है। आप जैसे मैं अभी रिसेंटली अगर रूरल एरिया में जाता हूँ, मेरा जो जैसा काम है तो मैं उस रूरल एरिया में जाता हूँ, तो इसमें मतलब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रूरल एरिया में आप जानते हैं कि वो उसको जो मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से आपको ग्राउंड क्लियर्स में थोड़ा दिक्कत होता है, बट इसमें ऐसा कोई दिक्कत आया ही नहीं है। हाँ, पिकअप की अगर बात करूँ तो पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपको मतलब अगर लोगों की बात करूँ मतलब सीटर में तो 3 सीटर 4 सीटर में मतलब लोग आराम से बैठ के चल जाते हैं, तो काफ़ी मतलब इसका एक्सपीरियंस मैं नहीं बोल सकता कि मतलब किसी चीज़ में पूरे मतलब जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करता है। सबसे अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो आपको रूरल एरिया में मेरे हिसाब से, अगर मैं जैसे रूरल एरिया में जाता हूँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करती है इसके लिए। इसके बाद से मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी बाइंग एक्सपीरियंस कैसी रही टाटा को लेकर, एज वेल एज सर्विस सेंटर पे गए तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो लोग जो टाइम कमिट करते हैं उस पर वो लोग खरे उतरते हैं या नहीं? अगर बाइंग एक्सपीरियंस की भी बात करूँ तो हाँ, उसमें भी क्या जैसे जिस मैंने डीलरशिप पे लिया था उस डीलरशिप पे ऑलरेडी मतलब मेरे जान पहचान के थे। और अगर बाइंग में क्या है कि जिन्होंने मतलब एक तो ये जो गाड़ी थी वो ये 12 to 14 मंथ्स के मतलब वेटिंग पीरियड पे चल रही थी, तो उन्होंने वेटिंग मुझे किया था, क्योंकि मैंने जैसा बताया मुझे टॉप मॉडल चाहिए था, उसमें मैं ऐसा ये वेटिंग में था तो नहीं मिल पा रहा था। और जब उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि सर आपको ये गाड़ी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मतलब जो उन्होंने ऐसा कमिट नहीं किया था कि आपको इस टाइम पे दे देंगे, क्योंकि मुझे जल्दी में चाहिए था। उसके बाद फिर बाइंग एक्सपीरियंस में जहाँ तक है, तो बाइंग एक्सपीरियंस में जब मैंने परचेस करने गए थे तो उसके बाद जब गाड़ी आ गई थी उसके बाद का जो भी सर्विस है वो काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसा और नॉर्मली होता है उससे मतलब बेहतरीन ही वो लोग ने किया था, क्योंकि बाइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है मेरा। और अगर सर्विसिंग की इसकी बात करते हैं तो मे बी वो जो सर्विस सेंटर है इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही सर्विस मिल जाते हैं कुछ मतलब चूँकि जान पहचान की वजह से मिल जाए, बट ऐसे अगर नॉर्मली अगर बात करूँ तो सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छा है इनका। मतलब आपको जो कमिट करते हैं ना इनका, मतलब फर्स्ट सर्विसिंग का टाइमिंग होता है 16 मिनट का, इवन कि मतलब आपको 1.5 घंटे का टाइमिंग लगता है,
तो 1.5 घंटे का कमिटमेंट होता है फर्स्ट सर्विसिंग का, तो उन्होंने में फुलफ़िल करते हैं उसके टाइम के पहले, जो आपको कमिटमेंट करते हैं उस टाइम के पहले वो आपको गाड़ी की सर्विस करके दे देते हैं। नॉर्मली अगर आपकी कोई मेजर कुछ वैसे चैलेंजेस हों या फिर पार्ट्स वगैरह को भी ऐसा कोई इशू नहीं आया है, बट अभी तक ओवरऑल और भी मतलब जो कस्टमर्स लॉन्च में जब मैं बैठा तो काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, तो ऐसा कुछ कोई इशू नहीं आया था किसी में। हाँ, मे बी इंश्योरेंस क्लेम में अगर आपका होता है तो मे बी सारे लोग जानते हैं इंश्योरेंस क्लेम में थोड़ा टाइम लगता है, बट सर्विसिंग की बात करूँ तो ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ख़राब नहीं रहा है, सही है। अच्छा, काफ़ी सर्विसिंग में सर्विस भी अच्छा देते हैं आपको, कमिटेड जो होते हैं जिस टाइम पे वो आपको टाइम पे दे देते हैं। ऑल राइट, सर्विस एक्सपीरियंस तो आपकी काफ़ी अच्छी रही। मैं जानना चाहूँगी इसकी मेजर सर्विसिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या आ सकती है, एनी आइडिया? हाँ, जैसे कि लोगों ने मतलब थर्ड सर्विसिंग की अगर बात करूँ तो थर्ड सर्विसिंग में कॉस्ट आता है, क्योंकि इस टाइम में इसका मोबिल चेंज करना होता है पड़ता है, और इसमें कूलिंग का कुछ चेंजिंग आता है। तो उस टाइम अगर मैंने बात करा था सर्विस में क्या कॉस्ट आएगा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इवन 5 to 8,000, या फिर अगर आप ऑलमोस्ट अगर मैक्सिमम ले ले तो 8 to 10,000 तक का आएगा। ये आपके थर्ड सर्विस में, ये ओवरऑल है, फाइनल नहीं है। इवन कि मतलब आई थिंक 5 या 6,000 तक आपका उसमें काम चल जाएगा, ये मतलब थर्ड सर्विसिंग में। और ऐसे भी अगर कोई सर्विसिंग की बात करें तो टाटा में क्या है कि आपको जो भी कुछ अगर आप परचेस करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा जिसके कारण टाइम देना पड़े या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो सर्विसिंग में भी ऐसा कोई कुछ ज़्यादा है। चूँकि मैंने बताया ये मीडियम क्लास के लिए जो गाड़ी है वो मीडियम क्लास के लिए काफ़ी फुलफ़िल करती है, तो कोई ऐसा चार्जेस नहीं है इसमें जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ लगेगा आपका। करेक्ट, करेक्ट। और इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपने लॉन्ग ट्रिप इसे कवर किया है या नहीं, और कहाँ-कहाँ पे कवर किया और कैसी एक्सपीरियंस रही है? लॉन्ग ट्रिप में अभी तक मैं अगर गया हूँ तो मैं बात करता हूँ, फिर लॉन्ग ट्रिप में अभी उसके पहले अभी एक सिवान एरिया है जो कि मतलब आना जाना उसका 300 to 350 तक पड़ता है, तो अभी वो लॉन्ग एक्सपीरियंस में वही कहते हैं। उसके बाद एक बनारस का ट्रिप मैंने लिया था इसके साथ, ठीक है, तो बनारस ट्रिप में भी, और एक प्लान था मेरा नेपाल का, बट वो अभी होने वाला है। अभी जैसे ये सर्विसिंग करवा लेता हूँ तो उसके बाद नेपाल ट्रिप का है। बस रिसेंटली मैं बनारस गया था, अभी मतलब पटना टू बनारस गया था, तो उसमें पूरे फैमिली के साथ, तो पूरे सीट फुलफ़िल करके गए थे बूट स्पेस के साथ, तो उसमें कोई ऐसा मतलब थोड़ा सा माइलेज का थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट एक्सपीरियंस जो था वो ऐसा कोई कहीं इशू नहीं आया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप इसको लॉन्ग जर्नी में भी चलाते हैं, क्योंकि आपको जो सीट है वो आप उसको हाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो ड्राइवर सीट है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी। तो अगर लॉन्ग ड्राइव में भी अगर इसको चलाते हैं तो आपको फिर ऐसा कुछ डिफेंसिव फील नहीं होगा। लॉन्ग ड्राइव में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप थकान महसूस जो होता है ना, वो थकान महसूस नहीं होती है इसमें। ओके, और मैं पूछूँ आपसे, एक स्टेज पे आपने मैक्सिमम कितना कवर किया है किलोमीटर्स? मतलब एक बार में कितने किलोमीटर हाँ, चलाया एक मैंने? स्टेज में। एक बार में अगर आप बात करता हूँ तो 150 किलोमीटर एक बार में मैंने रन करा इसको। तो किसी भी तरह की थकान? नहीं, अभी तो उसमें कोई थकान नहीं हुआ है। जैसा होता है कि हाँ गाड़ी गर्म हो गई है या फिर आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैंने उसको कवर किया था 150 एबव होगा, 150 किलोमीटर आप मान लीजिए, तो 150 किलोमीटर एक बार में चलाई है, एक बार में। सो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो 180 mm की है। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि जो रास्ते में पैचेस वगैरह आते हैं इजीली क्रॉस कर पाती है या नहीं? पैचेस में कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ, आपके ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो ऑफिस वाला कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। ऑल राइट, और आप नाइट ड्राइविंग में करते होंगे इसे जनरली, तो इसकी जो लाइट्स है उसकी थ्रो कैसी है? हेलोजन प्रोटेक्टर बेस मिल जाती है? हाँ, ये हेलोजन प्रोजेक्टेड बेस है। इसमें क्या है कि इसके जो अपर है उसमें DRL था, तो ऐसा नाइट में भी मैंने गया है, तो नाइट में भी क्या है कि आपको जिसमें एक चीज़ क्या है, इसका एक अगर आप जब ड्राइव करते हैं ना, अगर हैंडल मोड़ते हैं तो उसका जो फोकस लाइट है ना वो उस टाइप में, अगर आपको लेफ्ट जा रहे हैं तो फोकस लाइट आपके लेफ्ट में जाएगा, अगर आप राइट में जा रहे हो चलती है, ये अकॉर्डिंग में चलती है। तो इसका ओवरऑल जो थ्रो की अगर बात करते हैं नाइट में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नाइट में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर के लाइट लगाने पड़ेंगे, जो कंपनी जो दे रही है आपको उसमें पेमेंट हो जाएगी, एज सफिशिएंट। या एंड करेंटली आप कौन कौन सी कार को ओन कर रहे हैं, एंड टियागो से भी कंपेयर करके थोड़ा बताइए, आपको टियागो और इसके कंपैरिजन में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस फील हुआ? टियागो और इसमें अगर डिफरेंस की बात करूँ तो टियागो सिर्फ एक उसका अगर कॉम्पैक्ट साइज़ में देखा जाए तो साइज़ में थोड़ी कम आती है, और ड्राइविंग सेम है, चूँकि टाटा की गाड़ी है, इंजन भी सेम है, तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी जब आप चलाते हो ना, जैसे मैंने बोला, आप उसमें जब ड्राइव करते हो ना थोड़ा सा वो कॉम्पैक्ट में थोड़ा कम हो जाता है, बट इसमें है कि वैसा कुछ नहीं है। और अगर दूसरी गाड़ी की बात करूँ तो मेरे पास मैंने बड़ी गाड़ियों में स्कॉर्पियो चलाया है, रिसेंटली मेरे पास थार है, अभी मैं थार ड्राइव कर रहा हूँ, रिसेंटली वो मैंने परचेज़ किया है। तो
काफ़ी मतलब अगर टियागो से मैं बात करूँ तो थोड़ा सा बस साइज़ का ही डिफरेंस आता है, बट और कुछ ऐसा कोई और दिक्कत नहीं इंजन है। परफॉर्मेंस में कुछ भी डिफरेंस? ऐसा कुछ नहीं है टियागो में। हाँ, बस इनिशियल पिकअप की अगर बात करूँ तो टियागो ले लेता है, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। टियागो ओके, इनिशियल पिकअप में चली एंड जाती इट्स ट्रू। है। यस। या एंड इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी इसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या गई थी आपको अप्रोक्सीमेटली? ऑन रोड प्राइसिंग जैसा मैंने बोला, इसका वेटिंग टाइम चल रहा था, तो ऑन रोड मुझे टॉप मॉडल लेना था। तो टॉप मॉडल में क्या है कि टॉप मॉडल नहीं मिल पाया मुझे, तो डीजल पैक उन्होंने शोरूम में ही मुझे बताया गया कि आप डीजल पैक अगर लेते हैं तो आपको वो फुलफिल, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती है। तो इसका जो कॉस्ट आया था उस टाइम में आई थिंक 8.5 के आसपास आया था। बाकी कुछ चीज़ें थी तो वो फीचर पार्ट में आती हैं, बट उसको ऐड नहीं करते हैं। तो 8.5 के आसपास ही मुझे पड़ी थी ऑन रोड में। ऑलराइट, एंड इसके बाद से एक प्रॉब्लम आता है किसी भी ऑनर को कार चलाते हैं तो कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है क्या किसी भी तरह का? ORVM का साइज आपके लिए डिसेंट है या नहीं? ORBM अगर देखें तो हाँ, ORBM ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर स्पॉट की बात करूँ, ब्लैक स्पॉट, तो वो है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो, जब आप टर्न लेते हो ना तो उसमें थोड़ा सा आपको ब्लाइंड स्पॉट का वो थोड़ा सा Create दिक्कत होता है आता थोड़ा है। सा। हाँ, ORBM सही है, इसके अच्छे से काम करते हैं, बट उसमें क्या है कि ब्लैक स्पॉट की जो आप बात करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा आता है, क्योंकि वो मिनी SUV है ना, वो टर्न आप जब लेते हैं तो थोड़ा सा उस टाइम में आपको दिक्कत करता है ये। ऑलराइट, अभी तक आपको इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स फील हुआ है? जेन्युइनली बताइएगा, जो जो टाटा को मतलब अर्जेंट बेसिस पे ठीक करनी चाहिए। ओवरऑल ड्रॉपबैक के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा कि मतलब वो पैचेस वगैरह हैं जो ब्लैंक्स हैं वो हैं। उसके बाद एक लास्ट का जो आपको वो मतलब इसमें इन्होंने ये Tailgate। दिया हुआ है टेल गेट में, वो दिक्कत है, जो टेल गेट थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। उसके बाद वन टच इन्होंने ड्राइवर साइड में दिया है, मे बी शायद वो प्रीलिम साइड भी दे सकते थे। और नॉर्मली बस वो एक जो इंस्टेंट पिकअप की बात करूँ तो वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है इसमें, वो शायद इसमें ऑलराइट, तो डेफिनेटली टाटा को इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करनी चाहिए। थोड़ी सी होनी चाहिए इसमें। ओके, फॉर मोर व्यूअर्स फॉलो सब्सक्राइब राइट नाउ कार डायनेस्टी।